मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। सीफोनो स्टील के बारे में जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम द सीफोनो स्टील इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ये सीफोनो स्टील भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एक्टोफ्लोनिक सीफोनो स्टील, एक्टोफ्लोनिक सीफोनो स्टील। एंड नेक्स्ट दूसरा होता है एम्फीफ्लोनिक सीफोनो स्टील। राइट नाउ व्हाट इज एक्टोसिफोनो स्टील? एक्टोसिफोनो स्टील में क्या होता है? सिफोनो स्टील में क्या होता है? द फ्लोएम अकर्स ओनली द आउटसाइड एंड द जाइलम्स दैट सराउंडेड अ पिथ। इसमें लिख लीजिए पॉइंट, फ्लोएम अकर्स ओनली आउटसाइड, फ्लोएम आउटसाइड एंड जाइलम कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर फाउंड या सराउंड्स अ पिथ। पिथ, ये पिथ के चारों तरफ पाए जाते हैं, जस्ट लाइक दैट। सपोज दिस इज अ पिथ, एकदम इनर मोस्ट पार्ट जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर जाइलम का अरेंजमेंट होता है, यानी जाइलम उसको चारों तरफ से सराउंड करती है। और सबसे बाहर की तरफ फाइलम पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है। So that is the arrangement. इस तरह से बाहर की तरफ कौन सी लेयर पाई जा रही? फ्लोएम। और इनर लेयर इज मेड अप ऑफ जाइलम। ये जाइलम है जो कि पूरी तरह से पिथ को कवर अप करके रखा है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेम लीफ, इसे हम पिथ कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑस्मुंडा। एग्जाम्पल है नाउ एम्फीफ्लोनिक सिफोनो स्टील में क्या पाया जाता है? द फ्लोएम लाइज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ जाइलम, यानी जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मार्सिलिया और एडिनेटम। आप लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, द फ्लोएम लाइज ऑन बोथ द साइड, फ्लोएम लाइज both the side of xylem. एग्जाम्पल आप इस तरह से समझ सकते हैं, राइट? ये जाइलम है और इसके दोनों तरफ फ्लोएम का अरेंजमेंट है, इस तरह से स्कैटर्ड होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है मार्सिलिया एडिनेटम।
फ्लोएम। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट जिम्नोस्पर्म। नाउ जिम्नोस्पर्म्स, व्हाट डज इट मीन्स? Gymnos means naked and sperms means seed. So the plants which are bearing such kind of seed which is open, there is no covering at all, is known as gymnosperm. तो आज हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिम्नोस्पर्म उसे कहते हैं, ऐसे प्लांट को कहते हैं जिनमें जो सीड है वो ओपनली पाया जाता है, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, और इसीलिए इसको हम नेकेड सीड या जिम्नोस्पर्म कहते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट, जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट होते हैं ये पेरिनियल होते हैं, यानी लगातार कई सालों तक ये ग्रीन दिखाई देते हैं। पेरिनियल, वुडी प्लांट और एंशिएंट सीड बियरिंग प्लांट, क्योंकि ये उन प्लांट्स में से हैं जिनमें सबसे पहली बार सीड का डेवलपमेंट हुआ। बट दीज सीड बियरिंग जो कैपेसिटी थी वो एंशिएंट पीरियड के हिसाब से ओल्ड या प्रिमिटिव काइंड की थी, एंड द सीड कम्स आउट विदाउट एनी फ्लावरिंग स्ट्रक्चर, राइट। तो इनको हम फिनेरोगैमिक स्पोरोफिटिक प्लांट कहते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव फ्लावर्स, दे डोंट हैव एनी ओवरी एंड फ्रूट फॉर्मेशन, दे आर पॉपुलरली कॉल्ड नेकेड सीडेड वैस्कुलर प्लांट। इनको हम नॉर्मली नेकेड सीडेड और वैस्कुलर प्लांट्स में कंसीडर करते हैं, राइट। तो 1 by 1 लिखते हैं। दे आर पॉपुलरली कॉल्ड नेकेड सीडेड बट वैस्कुलर प्लांट्स, क्योंकि इनमें वैस्कुलर सिस्टम डेवलप हो गया था। तो लिखिए, हेडिंग डाल देते हैं, जिम्नोस्पर्म। Gymnosperm, and it is also known as naked seed, right. Now look at the characteristic features. First, they are perennial. पेरिनियल का मतलब होता है लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने वाले। एंड वुडी, ये वुडी प्लांट्स है, जस्ट लाइक अ ट्री। एंड दे आर बिकॉज ऑफ एंशिएंट टाइप ऑफ बियरिंग प्लांट, सो इट इज नोन एज फेनरोगैमिक स्पोरोफाइटिक प्लांट। Ancient, right? Ancient seed bearing, phanerogamic, and sporophytic plant. Without flower, fruit, में फ्लावर्स नहीं पाए जाते, फ्रूट्स नहीं पाए जाते, ओवरी नहीं पाए जाते, ओवरी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, it is the smallest group of plant kingdom and involves only 70 living genera.
ये भी ख़ास बात है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है जिसमें सिर्फ 70 जनरा पाए जाते हैं और 900 स्पीसीज पाए जाते हैं। स्मॉलेस्ट जेनेरा करीब करीब 70 जेनरा पाए जाते हैं, विच कंसीडर 900 स्पीसीज। राइट, जिसमें 900 स्पीसीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट, इंडिया में करीब करीब 54 स्पीसीज पाई जाती हैं, राइट, और 16 जेनरा। सो इन इंडिया out of 70, 16 genera and approximately 54 species reported, राइट। इंडिया में अभी तक जो भी कैलकुलेशन किया गया है उसमें 16 जेनरा और 54 स्पीसीज बताई जाती है कि इंडिया में पाई जाती है। These are found in cold, temperate climates, but साइकेसी फैमिली की जो मेंबर है वो वार्मर या गर्म एरियाज में भी पाए जाते हैं, राइट। द टर्म जिम्नोस्पर्म वाज कॉइन्ड बाय थियोफ्रास्टस। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, टर्म जिम्नोस्पर्म is coined by Theophrastus। थियोफ्रास्टस ने सबसे पहले जिम्नोस्पर्म टर्म को कॉइन किया था। ये करीब 300 BC में ये नॉमेनक्लेचर में इनका नाम कॉइन किया गया था। थियोफ्रास्टस ने ये टर्म करीब 300 BC में ये जिम्नोस्पर्म नाम कॉइन किया था और इन्होंने अपनी बुक इंक्वायरी इनटू द प्लांट्स में लिखा था। कौन सी बुक? इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। ये इनकी बुक थी जहाँ पर उन्होंने जिम्नोस्पर्म नाम को रखा था, कॉइन किया था। एंड द स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म इज नोन एज जिम्नोस्पर्मोलॉजी। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम जिम्नोस्पर्मोलॉजी कहते हैं। लिख लीजिए, जिम्नोस्पर्मोलॉजी is the branch of science in which we studied about the gymnospermic plants. This is the introduction part. Now heading डाल दीजिए जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स हेडिंग डाल दीजिए। General characters, right? What does it mean? It means the gymnosperm family members having the same or common characteristic features so that we do understand easily without any confusion. तो कौन कौन से ऐसे फीचर्स पाए जाते हैं जो जिम्नोस्पर्म में कॉमनली देखने को मिलते हैं? फर्स्ट, द मेन प्लांट बॉडी इज डायप्लॉइड स्पोरोफाइटिक।
अब आप देखिए यहाँ एवोल्यूशन की प्रोसेस भी साइड बाय साइड समझी जा सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी प्लांट्स थे वो कैसे थे, सिंगल यानी हैप्लॉइड. नाउ दे आर बिकमिंग डायप्लॉइड स्लाइटली. तो ये एवोल्यूशन की तरफ ट्रेंड कर रहा है, और आज जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, दे आर डायप्लॉइडिक इन नेचर. तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहाँ से डेवलप होने शुरू हो गए, ये जिम्नोस्पर्म से ही डेवलप हो गए, क्योंकि यहाँ जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, डायप्लॉइड. एंड इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. देखिए फर्स्ट पॉइंट, मेन प्लांट बॉडी, main plant body is sporophytic, but diploid, 2n. And the body can be differentiated into, body consists of true root, stems and leaves. And leaves, right? Root is a tap root, जो आज के मॉडर्न प्लांट में पाया जाता है. तो टैप रूट सिस्टम इज फाउंड in the gymnosperm members, and root are symbiotically associated with the blue-green alga. For example, coralloid root which is found in the cycas, or with fungus जिसे हम mycorrhizal root of pinus भी कहते हैं. तो इस तरह का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, एक तरह का एसोसिएशन पाया जाता है. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, रूट कैसी पाई जाती है, रूट इज टैप रूट सिस्टम. मॉर्फोलॉजी में जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टैप रूट क्या होता है. एक्चुअली शॉर्ट में बता देता हूँ. मेन प्लांट बॉडी से जो कंटिन्यूअस एक रूट निकलती है और वो ग्रो करती रहती है, और इसे साइड में ब्रांचेस निकलती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट, राइट. तो एक मेन रूट होती है जिसको हम टैप रूट कहते हैं, और बाकी ऐसे से ही ब्रांचेस निकलती हैं जो वाटर के एब्जॉर्प्शन और सॉइल को होल्ड करने में या पकड़ने में हेल्प करती है. तो इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है, और इसको हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम. सो द मेन रूट इज़ हियर, ठीक है. तो इसे हम टैप रूट कह सकते हैं. ये डिटेल में या गहराई तक जाती है, इस तरह से ब्रांचेस, सब ब्रांचेस डेवलप होती है, और ये यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी से ये अटैच होता है. तो यहाँ पर आपको टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है, राइट. और रूट एसोसिएटेड होता है विद द ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसको हम कोरोलॉइड रूट कहते हैं, ठीक है. तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है. रूट, कोरोलॉइड रूट, ये कहाँ पर पाया जाता है. द कोरोलॉइड रूट इज फाउंड इन द साइकस. इट इज एसोसिएटेड विद द ब्लू ग्रीन एल्गा. साइकस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. और इट इज एसोसिएटेड विद द ब्लू ग्रीन एल्गा. नेक्स्ट आता है माइकोराइजल रूट. जो माइकोराइजल रूट होती है
ये रूट क्या होती है, एक्चुअली एसोसिएटेड होती है फंगस से, एसोसिएशन विथ फंगस, और ये रूट पाई जाती है पाइनस में। दिस केस इज फाउंड इन पाइनस, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तरीके के एसोसिएशन पाए जाते हैं रूट के साथ। एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गा के साथ, जिसको हम कोरोलॉइड रूट कहते हैं, और ये साइकस में पाया जाता है। दूसरा पाया जाता है फंगस के साथ एसोसिएशन, जिसको हम माइकोराइजल रूट कहते हैं, ये पाइनस में पाया जाता है। ये एक तरह का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जिसमें एल्गा और फंगस दोनों ही जिम्नोस्पर्म प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट हो। राइट, नाउ नेक्स्ट इज स्टेम। स्टेम कैसे पाए जाते हैं? द स्टेम्स आर बियर्स यूस्टैलिक कंडीशन, यानी वेसल्स आर एब्सेंट इन जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म एक्सेप्ट नीटेल्स। जो नीटेल्स की एग्जाम्पल्स हैं, इनमें तो पाया जाता है, बाकी किसी में भी वेसल्स नहीं पाए जाते। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्टेम। स्टेम in the case of stem, they bears eustelic condition. Next point, vessels are absent in xylem. आप इस तरह से लिख दीजिए, xylem। इनमें वेसल्स नहीं पाए जाते। एब्सेंट। नेक्स्ट, सिर्फ नीटेल्स में पाए जाते हैं, वो एक एक्सेप्शन है। सीप ट्यूब्स एंड कैम्पेनियन सेल्स आर आल्सो एब्सेंट इन फ्लोएम। क्या लिख लीजिए, फ्लोएम के केस में क्या होता है? फ्लोएम, यहाँ पर आपको नॉर्मल में जो कि सीप ट्यूब्स और कैम्पेनियन सेल्स पाया जाता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल एब्सेंट, राइट, क्लियर? Now, in later, there is a seep tube cells जो कि आगे चल के albuminous cells बनाते हैं, and the secondary growth occurs in stem and root। यहाँ पर आपको secondary growth देखने को मिलता है stem और root दोनों में। तो हालांकि यहाँ पर फ्लोएम में seep tubes और companion cell नहीं पाए जाते, but they have a seep cells and albuminous cells, ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ फाउंड इन बोथ स्टेम एंड रूट, दोनों में ही पाए जाते हैं। अगर जहाँ कहीं भी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, इट मीन्स वहाँ पर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और यहाँ पर कैम्बियम अवेलेबल होता है, एक एविडेंस है। राइट, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वुड? वुड कैसा पाया जाता है? द वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म इज होमोजाइलस, नॉन पोरस एंड सॉफ्ट। ठीक है, जो वुड पाए जाते हैं ये नॉन पोरस होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। हेडिंग डाल देते हैं, वुड। In the case of gymnosperm, the wood is homozygous.
homozygous, okay, non-sporous, and soft, नाजुक होते हैं। अगर देखा जाए तो वुड को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है मोनोजाइलिक, जिसमें पित्त, मेडुलरी रे, कॉर्टेक्स काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप होते हैं, और दूसरे पिक्नोजाइलिक, जिसमें जो जाइलम है उसका अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट पाया जाता है। पित्त, मेडुलरी रे और कॉर्टेक्स आर वेरी मच रिड्यूस्ड, यानी कम डेवलप होते हैं, रिड्यूस्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पाइनस। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। Wood can be classified into two types. Wood is of two types. First, monozylic, और दूसरी कंडीशन आती है पिक्नोजाइलिक। Now let's see what is the quality of such kind of wood. First, monozylic condition में पित्त, मेडुलरी रे, कॉर्टेक्स वेल डेवलप। पित्त, मेडुलरी रे, पित्त, मेडुलरी रे एंड कॉर्टेक्स, ये कैसे होते हैं? दे आर वेल डेवलप्ड। ये तीनों ही वेल डेवलप्ड रहते हैं, और यहाँ पर तीनों ही लेस डेवलप होते हैं। पित्त, मेडुलरी रे, एंड कॉर्टेक्स, ठीक है, ये तीनों ही यहाँ पर लेस डेवलप पाए जाते हैं। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। मोनोजाइलिक कंडीशन में पाए जाने वाला जो एग्जाम्पल है, ये जो वुड होते हैं कॉम्पैक्ट नहीं होते, यानी काफ़ी ज़्यादा इनमें मजबूती नहीं पाई जाती, लूज़ होते हैं, और इसलिए इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी कम पाया जाता है। फॉर एग्जांपल साइकस। एक और पॉइंट जोड़ देते हैं, लेस कॉम्पैक्ट, सो द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज आल्सो वेरी लेस। एग्जाम्पल है साइकस। नेक्स्ट, इन पिक्नोजाइलिक कंडीशन दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, राइट। हालांकि ये लेस डेवलप होते हैं, बट इनका अरेंजमेंट काफ़ी कॉम्पैक्ट पाया जाता है। हाईली compact, so that they have certain economic importance, right? हालांकि इतना ज़्यादा तो नहीं पाया जाता कंपैक्टली अरेंज होने के बावजूद भी, बट इट इज़ स्लाइटली इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू मोनोजाइलिक वुड। मोनोजाइलिक वुड के कंपेयर में इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ज़्यादा पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं Pinus, highly compact, that is why they have certain
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस।